नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 9 विषय हिंदी। और आज हम समझ रहे हैं एक गद्य जिनका नाम है महाकवि कालिदास। तो इस गद्य का साहित्य प्रकार है जीवनी और इस गद्य के लेखक है नरपट बारहट हडवैया। तो पाठ की समझूती से पहले सबसे पहले लेखक का परिचय देखें तो राजस्थानी संस्कृति के शोधकर्ता नरपट बारहट हडवैया ने MA BEd की उपाधि प्राप्त की है, यानी उनकी डिग्री प्राप्त की है। तो जय नारायण विश्वविद्यालय जोधपुर से वे हमेशा संलग्न रहे हैं। संलग्न यानी जुड़े हुए रहे हैं। उनकी विशेष रुचि काव्य लेखन में है, तो वे संस्कृति के प्रवाहों और प्रवाहों को समझने में यत्नशील है, यानी प्रयत्नशील है। महापुरुषों को नमन करते हुए उन्होंने लिखा है कि जिन्होंने देश सेवा के खातिर अपना घर परिवार छोड़कर ऐसो आराम त्याग कर भूखे प्यासे नंगे पांव रहकर देश को गुलामी की जंजीरों से मुक्त कराने के लिए सर्वस्व कुर्बान किया है, वे वंदनीय है। यानी अपना संपूर्ण जीवन देश के प्रति जिन्होंने समर्पित कर दिया है, वे इंसान वे व्यक्ति देखे तो सही मायने में वंदनीय है। तो महापुरुषों की जीवनियाँ उनकी प्रसिद्ध कृति है और इस संग्रह में कुल 60 प्रसिद्ध महापुरुषों को जीवन चरित्र उन्होंने अंकित किया हुआ है। तो अब बात करते हैं प्रस्तुत जीवनी की। महाकवि कालिदास में कालिदास के जन्म और परिचय का एवं उनकी प्रसिद्ध साहित्य रचनाओं का उन्होंने विवरण किया है, यानी यहाँ पर आलेखन किया है। तो बात करते हैं प्रस्तुत गद्य की, उनके शीर्षक की, तो जिनका नाम है महाकवि कालिदास। कालिदास तो नाम आप लोगों ने सुना ही होगा। कालिदास संस्कृत भाषा के महाकवि है और उनके बारे में ऐतिहासिक और भौगोलिक जानकारी प्रामाणिक रूप से नहीं मिलती है। प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में उपलब्ध जानकारी देने का प्रयास किया है। तो यहाँ हम कहें कि कालिदास के नाम के साथ आगे एक विशेषण जुड़ा हुआ है, महाकवि। तो यहाँ पर कालिदास का उदाहरण देकर उनके जीवन परिचय को समझाकर लेखक हमें एक बात समझाना चाहते हैं कि इस कृति में यह संदेश मिलता है कि किसी भी बच्चे को बुद्धू मानकर उन्हें उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए, क्योंकि वह मौका मिलते ही हीरे की तरह चमक सकता है। यानी हीरा जिस प्रकार अपनी चमक को नहीं खोता, या तो हीरा जिस प्रकार प्रसिद्ध है, उसी तरह किसी भी व्यक्ति को बुद्धू मानकर उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। लेकिन जब भी उन्हें ऐसा कोई मौका मिले या तो ऐसा कोई अवसर मिले, तो वह अपना नाम खुद भी प्रसिद्ध कर सकता है। तो इस गद्य से हमें एक संदेश यह भी मिलता है कि किसी भी व्यक्ति को मूर्ख मानकर उनकी हंसी नहीं उड़ानी चाहिए। जब भी ऐसे व्यक्तियों को मौका मिलता है या तो कुछ करने का अवसर मिलता है, तो वे व्यक्ति भी अपने जीवन में अपना नाम प्रसिद्ध कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि कालिदास जो है वे संस्कृत भाषा के महाकवि के रूप में हम उन्हें पहचानते हैं। तो उनके जीवन के बारे में ज़्यादातर सही जानकारी प्राप्त नहीं होती है, फिर भी यहाँ हम देखेंगे कि प्रस्तुत लेख में लेखक ने कालिदास के बारे में जो भी कुछ उपलब्ध जानकारी है उन्हें देने का प्रयास किया है। और इस गद्य से हमें उनके जीवन से यह एक संदेश भी मिलता है जो हमें इस गद्य से समझना है। पाठ की शुरुआत करते हैं। तो कालिदास को हम मात्र संस्कृत के महाकवि के रूप में ही जानते हैं। तो स्वयं यानी खुद महाकवि कालिदास ने अपने विषय में कुछ भी नहीं लिखा है। संस्कृत भाषा के कुछ साहित्यकार ऐसे हैं जिन्होंने अपने बारे में ज़्यादातर कुछ माहिती नहीं दी है, या तो उनके बारे में कुछ लिखा नहीं है। तो कालिदास के जीवन के बारे में भी हमें ज़्यादातर कुछ माहिती प्राप्त नहीं है। उन्होंने स्वयं अपने जीवन में कुछ भी नहीं लिखा है। हर्षचरित के शुरू में कवि बाण ने कालिदास का उल्लेख किया है। हर्षचरित कवि बाण की एक कृति है और जिसमें राजा हर्षवर्धन का परिचय है। तो उनमें उन्होंने कहीं ना कहीं कालिदास का उल्लेख किया हुआ है। तो इससे पता चलता है कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। कालिदास के जीवन के बारे में काफ़ी चर्चा हुई है, परंतु उनका सही जन्म साल या तो उनका जन्म स्थान कौन सा है, उनके बारे में ज़्यादातर माहिती प्राप्त नहीं है। तो कवि बाण ने अपनी कृति हर्षचरित में कालिदास का कहीं ना कहीं उल्लेख किया है। उनके आधारित हम अनुमान लगा सकते हैं कि कालिदास बाण से पहले हुए हैं। तो एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया है। यहाँ पर हम देखें तो अभिभावक का अर्थ होता है बच्चों के पारिवारिक रक्षक।
यह हम देखें तो शब्द समूह के लिए भी एक शब्द है। तो उन्होंने कहीं अपने एक स्थान पर स्वयं कालिदास ने अपने अभिभावक के रूप में विक्रम नाम का उल्लेख किया हुआ है। तो वह कौन सा विक्रम है, इस बात का भी अभी पूरी तरह से पता नहीं चल पाया है। फिर भी उन्हीं राजा विक्रमादित्य और राजा भोज का समकालीन मानकर कितनी ही कथाओं का नायक बनाया गया है। समकालीन यानी उसी समय का नायक बनाकर उन्हें प्रस्तुत किया गया है। तो इनके आधार पर हम अनुमान लगा सकते हैं कि राजा विक्रमादित्य और राजा भोज के वे समकालीन हो गए। विभिन्न भाषाओं में पहेलियों और लोक कथाओं में उनकी विद्वता, उनकी कविता और चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। लोक कथा यानी लोगों द्वारा प्रचलित हुई कथा और पहेलियाँ, उनके बारे में हम जानते हैं। तो कई पहेलियाँ और लोक कथाओं में कालिदास की विद्वता, उनकी कविताओं और उनके चमत्कारिक प्रसंगों का वर्णन मिलता है। उनके आधारित हम उनके जन्मसाल और उनके जन्मस्थान का पता प्राप्त कर सकते हैं। तो आगे हम देखें जन्म और परिचय। यहाँ पर कालिदास का जन्मस्थान और उनके परिचय के बारे में थोड़ी जानकारी दी गई है। कुछ विद्वानों ने कालिदास का जन्म 365 ईस्वी सन तथा निधन यानी उनकी मृत्यु 442 ईस्वी सन माना जाता है। महाकवि कालिदास के जन्म स्थान के बारे में भी ठीक पता नहीं चल पाया है। तो कुछ विद्वानों ने उनका जन्म स्थान उज्जैनी, वर्तमान जो उज्जैन है, वहाँ माना जाता है। इनके पीछे भी हम देखें तो एक छोटी सी कथा है कि जो सही लगता है कि शायद उनका जन्म उज्जैन में हुआ होगा, क्योंकि मेघदूत जो है वह कालिदास की कृति है, उनका नाम है। तो क्योंकि मेघदूत में स्वयं कवि ने उज्जैनी को विशेष दर्शनीय यानी देखने लायक कहा है और लंबा रास्ता पड़ने पर भी उधर से जाने के लिए बादल से अनुरोध किया है। यहाँ पर हम देखेंगे तो मेघदूत कालिदास की एक कृति है जिनमें उन्होंने प्रकृति और उज्जैन नगरी का बहुत ही सुंदर रूप से वर्णन किया है। और स्वाभाविक रूप से हम कहें कि व्यक्ति जहाँ रहता है वहाँ का वर्णन वे बहुत ही आसानी से अच्छी तरह से कर सकता है। तो एक उदाहरण यहाँ हम देखें कि मेघदूत कृति में उन्होंने दर्शनीय स्थल उज्जैन नगरी का वर्णन किया है। उनके आधार पर कहा जाता है कि उनका जन्मस्थान उज्जैन होगा। तो उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य था। यहाँ हम देखें तो कालिदास की विशेषताओं के साथ साथ राजा विक्रमादित्य जो थे उनकी विशेषताएं भी बताई गई है। विक्रमादित्य कौन थे, उनके शासन में समाज और साहित्य की कैसी उन्नति हुई और कालिदास के साथ उनका क्या संबंध जुड़ा हुआ है, या तो यहाँ पर उनका परिचय क्यों दिया गया है, उनकी हम बात देखें तो उज्जैनी में उन दिनों राजा विक्रमादित्य का राज्य चल रहा था। वहाँ की प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की उन्नति हम देखें तो चरम सीमा तक पहुँची थी। ऐसा कहा जाता है कि राजा विक्रमादित्य विवेकी, विनम्र और मित्रतापूर्ण उनका व्यवहार होने की वजह से उस समय हम देखें तो प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। साहित्य और कला की प्रगति हम देखें तो उस समय काफ़ी हुई है। राजा विक्रमादित्य ने अपने नाम से ही विक्रम संवत चलाया था। हम देखें कि विक्रम संवत वे किसके नाम से चलाया हुआ माना जाता है, तो राजा विक्रमादित्य के नाम से माना हुआ जाता है। विक्रमादित्य यानी जो सूर्य रूप के समान जो पराक्रमी हैं, उन्हें हम एक प्रकार से विक्रमादित्य नाम पहचानते हैं। तो समय समय पर उन्होंने सोने के जो सिक्के चलवाए थे उनसे उनके राज्यकाल का ठीक पता चलता है। विक्रमादित्य के शासनकाल में जितना वैभव देश में था, यानी हम देखें कि जितनी संपत्ति उस समय थी, जितनी साहित्य तथा कला की उन्नति यानी प्रगति हुई, उतनी कभी नहीं हुई है। एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार और वैज्ञानिक इस युग में उत्पन्न हुए हैं। तो राजा विक्रमादित्य स्वयं साहित्य और संगीत के अच्छे ज्ञाता थे यानी जानकार थे, और संस्कृत भाषा की उन्नति भी इस काल में अधिक हुई है। तो इस प्रकार हम कहें कि विक्रमादित्य उज्जैन के राजा थे। उनके राज्य में प्रजा सब प्रकार से सुखी थी। देश वैभव संपन्न था। साहित्य और कला का अभूतपूर्व उत्कर्ष वहाँ पर हुआ है। इस युग में एक से बढ़कर एक कवि, साहित्यकार, संगीतकार और वैज्ञानिक उत्पन्न हुए हैं। संस्कृत भाषा की खूब उन्नति हुई। राजा विक्रमादित्य ने समय समय पर सोने के सिक्के चलाए और विक्रम संवत भी उन्होंने ही चलाया था।
इस प्रकार राजा विक्रमादित्य के शासन में देश की सभी क्षेत्रों में प्रगति हुई है। उस समय विभिन्न कलाओं की प्रगति हुई है। तो आगे हम देखें कि अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में से सर्वश्रेष्ठ थे। पहले के समय में राजा क्या करते थे, विभिन्न कलाओं को जानने वाले व्यक्तियों को अपने दरबार में बुलाते थे और काव्य गोष्ठियाँ भी होती थी। तो ऐसा माना जाता है कि अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में से सर्वश्रेष्ठ थे। कालिदास के अतिरिक्त 8 और कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। कालिदास के विषय में कहा जाता है कि वे युवावस्था तक निरक्षर थे। निरक्षर यानी बिल्कुल अनपढ़, जिसे कुछ भी पढ़ना लिखना ना आता हो, या तो संपूर्ण रूप से हम देखें तो वे अज्ञानी थे। जिस डाल पर वे बैठते थे उसे ही वे काटते थे। हम देखें तो हमारा 1 मार्क्स का प्रश्न भी यहाँ बनता है कि कालिदास के बारे में क्या कहा गया है कि कालिदास अपनी युवा अवस्था तक बिल्कुल ही अनपढ़ थे और वे इतने मूर्ख थे कि जिस पेड़ की डाल पर वे बैठते थे उन्हें ही वह क्या करते थे, काटते थे। यहाँ आप देख सकते हैं कि अपने पूर्व जीवन में वे कैसे थे, मूर्ख माने जाते थे और जिस पेड़ पर वे बैठते थे उसी डाल को वे काटते थे। परंतु अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास वे महाकवि के प्रसिद्ध कवि किस प्रकार बने उनके बारे में एक रोचक कथा है। तो उनको हम देखते हैं कि अपने पूर्व जीवन में बुद्धू माने जाने वाले कालिदास विक्रमादित्य के दरबारी कवियों में से सर्वश्रेष्ठ थे और कालिदास के अतिरिक्त 8 और भी कवि भी दरबार में थे जो नवरत्न कहलाते थे। परंतु कालिदास के विषय में माना गया है कि युवा अवस्था तक वे निरक्षर थे। जिस डाल पर बैठते थे उसे ही काटते थे और निरक्षर होने पर भी वह इतने विद्वान और महाकवि किस तरह बन गए, इसकी भी बड़ी विचित्र और रोचक कहानी है। उनको हम समझे तो उन दिनों शारदानंद नाम के एक राजा थे। उनकी गुणवती यानी गुणवान और विद्वान यानी ज्ञानी पुत्री थी जिनका नाम था विद्योत्तमा। विद्योत्तमा यहाँ पर शब्द समूह के लिए एक शब्द है जिनका अर्थ होता है विद्या में जो उत्तम है उन्हें कहा जाता है विद्योत्तमा। तो वह बहुत ही सुंदर और रूपवती भी थी। उसके रूप, गुण और ज्ञान की प्रशंसा दूर दूर के देशों तक फैली हुई थी। परंतु विद्योत्तमा को अपने रूप, गुण और ज्ञान का बड़ा ही घमंड था। हम 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि उन्हें किनका घमंड था, तो उन्हें अपने रूप, गुण और ज्ञान का घमंड था। स्वाभाविक बात है, राजा की पुत्री है, इतनी गुणवान और रूपवती है, तो उन्हें थोड़ा घमंड होना वह एक स्वाभाविक बात है। उसने अपने विवाह के संबंध में एक घोषणा कर रखी थी। वह कौन सी घोषणा कर रखी थी, हम 1 मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए तो उन्होंने एक प्रकार की ऐसी शर्त रखी थी कि उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा उसी के साथ वह अपना विवाह करेगी। शास्त्रार्थ यानी शास्त्र संबंधी चर्चा। वे इतनी ज्ञानी थी कि जिन्हें शास्त्र के बारे में संपूर्ण ज्ञान था। तो उसने अपने विवाह के बारे में एक शर्त रखी थी कि जो भी व्यक्ति उसे शास्त्र संबंधी चर्चा में हरा देगा उन्हीं के साथ वे अपना विवाह करेगी। उसकी इस घोषणा की जानकारी जैसे जैसे पास पड़ोस के देशों तक पहुंच गई, वहाँ के विद्वान, हम देखें कि विद्योत्तमा का विवाह विद्वान तथा पंडित विद्योत्तमा से शास्त्रार्थ करने के लिए आने लगे। लेकिन विद्वान या पंडितों को बड़ी ग्लानि का अनुभव हो रहा था। ग्लानि यानी दुख का अनुभव हो रहा था। क्योंकि और वे इसका बदला लेने का उपाय सोचने लगे। जो भी विद्वान और ज्ञानी व्यक्ति इस गुणवान और रूपवती विद्योत्तमा के साथ विवाह करने के लिए आते थे, परंतु वे शास्त्रार्थ संबंधी शर्त से हार जाते थे। वे विद्योत्तमा को हरा नहीं पाते थे और इस वजह से उन्हें काफ़ी दुख हो रहा था और वे इसका बदला लेने का उपाय सोच रहे थे कि किसी भी तरह से विद्योत्तमा का घमंड हमें तोड़ना है। विद्वानों और पंडितों ने मिलकर तय किया कि विद्योत्तमा का विवाह किसी मूर्ख से करवा दिया जाए तो इसका घमंड टूट जाएगा और वे अपने अपमान का बदला भी ले सकेंगे। इसीलिए वे सभी लोग क्या करते हैं, इनके बारे में कुछ विचार लगाते हैं, कुछ युक्तियाँ लगाते हैं कि किस प्रकार विद्योत्तमा का घमंड उतारा जाए। तो उन्होंने सोचा कि एक दिन एक ऐसे मूर्ख युवक के साथ उनका विवाह करवा दिया जाए तो उनका घमंड भी टूट जाएगा और वे अपने साथ किए हुए अपमानों का बदला भी ले पाएंगे। अतएव वे ऐसे एक मूर्ख की तलाश में रहने लगे। संयोगवश यानी नसीब जोग से उन्हें एक दिन एक ऐसा मूर्ख युवक मिल भी गया। वह पेड़ की जिस डाल पर बैठा था उसे ही काट रहा था।
वह कौन था? वह हमारे कालिदास जी थे। वह एक ऐसे मूर्ख थे, अपने पूर्व समय में वे ऐसे मूर्ख व्यक्ति माने जाते थे कि जिस डाल पर वह बैठते थे, पेड़ की डाल पर वह बैठते थे, उसी को ही काट रहे थे। तो ऐसे पंडितों ने उनको देख लिया। पंडितों तथा विद्वानों को लगा कि उससे बड़ा मूर्ख और कौन होगा। इसलिए पंडितों ने उसे पेड़ से नीचे उतारा और समझा बुझाकर एक सुंदर राजकुमारी से उसका विवाह करा देने की बात कहकर तथा लालच देकर अपने साथ चलने के लिए राजी करवा लिया। पंडितों ने उस मूर्ख युवक को यह बात अच्छी तरह समझा दी कि वह वहाँ कुछ भी नहीं बोलेगा और हमेशा गूंगा बना रहेगा, यानी मौन रहेगा, नहीं तो उसका विवाह नहीं होगा। परंतु वह मूर्ख युवक बड़ा ही खुश हो गया। उसने पंडितों की बात मान ली और उनके द्वारा दिए गए अच्छे अच्छे कपड़े पहन लिए। पंडित उसे विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। शास्त्रार्थ यानी शास्त्र संबंधी चर्चा के लिए ले गए। यह मूर्ख युवक ऐसा था कि जो भी पंडितों ने कहा उनकी सारी बातों को वे मानता गया, और यदि पंडित और विद्वान लोग उसे ऐसे ही रूप में विद्योत्तमा के पास ले जाते तो विद्योत्तमा उनको देखने से भी मना कर देती। परंतु उन्होंने क्या किया, उन्हें राजकुंवर की तरह तैयार किया और एक शर्त रखी कि यदि वे उस सुंदर कन्या से विवाह करना चाहता है तो जब तक न कहा जाए वह हमेशा मौन रहेगा, कुछ भी नहीं बोलेगा। ऐसा समझा बुझाकर वे सभी पंडितों ने उन्हें क्या किया, विद्योत्तमा के पास शास्त्रार्थ के लिए ले गए। राजकुमारी विद्योत्तमा को उस मूर्ख युवक का परिचय देते हुए पंडितों ने बताया कि ये हमारे गुरुजी है और बहुत ही बड़े विद्वान है, शास्त्रों के बड़े जानकार है। आपके साथ शास्त्रार्थ करने यहाँ आए हैं, लेकिन उन दिनों मौन व्रत चलने के कारण ये सिर्फ संकेत से ही शास्त्रार्थ करेंगे। यह सभी बात पंडितों ने विद्योत्तमा से कही, परंतु विद्योत्तमा भी उनके गुरुजी यह मानकर और शास्त्रार्थ के बड़े जानकार है यह बात सुनकर वे पंडितों की छल भरी बातों को समझ नहीं पाई और जो मूर्ख युवक था उनसे शास्त्रार्थ करने के लिए हाँ कर देती है। विद्योत्तमा पंडितों की यह छल भरी बात समझ नहीं सकी और शास्त्रार्थ के लिए तैयार हो गई। उसने युवक को एक उंगली दिखाई जिसका भाव था कि ईश्वर एक है। वह जब पंडितों ने कहा कि अभी गुरुजी का मौन व्रत चल रहा है इसलिए वह इशारों से ही शास्त्रार्थ करेंगे, तो विद्योत्तमा ने क्या किया, पंडितों की छल भरी बात को समझ ना सकी इसलिए उन्होंने संकेत से ही उनके साथ शास्त्रार्थ करने के लिए वे तैयार हो चुकी। और वे क्या करती है, अपनी एक उंगली दिखाती है जिनका अर्थ होता है कि इस दुनिया में ईश्वर एक ही है। उस मूर्ख युवक ने समझा कि यह मेरी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, तो उसने दो उंगलियां दिखाते हुए उसकी दोनों आंख फोड़ डालने का संकेत किया। यहाँ पर जैसे ही विद्योत्तमा ने एक उंगली का इशारा किया तो मूर्ख युवक समझा कि वह स्त्री उनकी एक आंख फोड़ डालना चाहती है, तो उनके उत्तर में वे क्या करते हैं, अपनी दोनों उंगलियां दिखाते हैं। परंतु पंडित जानते थे कि यह व्यक्ति मूर्ख है, इसलिए वह क्या करते हैं, तुरंत ही इस बात को संभाल लेते हैं, क्योंकि वे सभी विद्योत्तमा के साथ शास्त्रार्थ कर चुके थे और वे जानते थे कि विद्योत्तमा कैसे कैसे कठिन सवाल पूछकर उन्हें पराजित कर सकती है या तो अपनी चाल में फंसा सकती है। तो वे सभी लोग क्या करते हैं, मूर्ख युवक को मौन रखकर वे उनके उत्तर खुद ही दे देते हैं। पंडितों ने इस संकेत का अर्थ विद्योत्तमा को समझाते हुए कहा कि आपके प्रश्न के उत्तर में हमारे गुरुजी का कहना है कि ईश्वर और जीव दो है, यानी आप तो सिर्फ इतना कहते हैं कि ईश्वर एक है, परंतु हमारे गुरुजी का कहना है कि इस दुनिया में ईश्वर और जीव दोनों का इतना ही महत्व है। इस बार राजकुमारी विद्योत्तमा ने 5 उंगलियां दिखाकर पांचों तत्वों का संकेत किया, तो उस मूर्ख युवक ने समझा कि मेरे मुंह पर तमाचा मारने का संकेत कर रही है, तो उसने मुट्ठी बांधकर तमाचे का जवाब गुस्से से देने का संकेत किया। तो पंडितों को लगा कि यह अभी बाजी हरा देगा, तो पंडितों ने इस बार भी विद्योत्तमा को इस संकेत का अर्थ बताते हुए कहा कि आपने 5 उंगलियों से 5 तत्वों के संकेत किया था, लेकिन हमारे गुरुजी का कहना है कि पांचों तत्वों के मिलने से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग रहने में नहीं। जब विद्योत्तमा ने अपनी 5 उंगली दिखाकर 5 तत्वों का संकेत किया तो मूर्ख युवक समझा कि यह मुझे मारना चाहती है, तो वे गुस्से से उनका उत्तर मुट्ठी बांधकर उन्हें देने का प्रयत्न करता है। तुरंत ही पंडित लोग क्या करते हैं, इस बात को संभाल लेते हैं और उन्होंने विद्योत्तमा को उत्तर दिया कि हमारे गुरुजी का कहना है कि इन पांचों तत्वों से ही इस सृष्टि का निर्माण होता है, अलग अलग होने में नहीं। इस प्रकार विद्योत्तमा अपनी हार मान लेती है और वे स्वीकार करती है कि नहीं, यह सामने वाला जो गुरुजी है, पंडितों का गुरु है, वह सच में शास्त्र को जानने वाला है।
तो इस तरह उपरोक्त शास्त्रार्थ में विद्योत्तमा ने उस मूर्ख युवक से अपनी हार मान ली और दोनों का विवाह धूमधाम से पंडितों ने करवा दिया। परंतु यहाँ विद्योत्तमा उन पंडितों की छल भरी बातों को समझ नहीं पाई। लेकिन एक दिन की बात है कि उस ऊँट की बोली सुनकर वह मूर्ख युवक अपना मौन व्रत भूल गया और यकायक बोल उठा, उट्र उट्र, यानी ऊँट ऊँट। परंतु जैसे ही वह अपना मौन व्रत भूल गया और ऊँट को देखकर उट्र उट्र बोलने लगा, तो विद्योत्तमा तो चतुर थी, तुरंत ही समझ गई कि उनका पति कोई ज्ञानी नहीं परंतु मूर्ख व्यक्ति है और इस बात से उन्हें काफ़ी दुख पहुंचा। उसको बोलते सुनकर विद्योत्तमा चौंक उठी। चौंक उठना यानी यह मुहावरा है आश्चर्यचकित हो उठना। उसे पता चला कि उसका पति कोई विद्वान पंडित नहीं बल्कि एक बड़ा मूर्ख है। पंडितों की छल भरी बातों का अर्थ अब उसकी समझ में आ गया कि उन्होंने उनका बदला ले लिया है। विद्योत्तमा को बहुत मानसिक दुख पहुंचा और उसने अपने महल में कालिदास के प्रवेश पर रोक लगा दी और द्वार बंद कर लिए। परंतु कालिदास जाए तो कहाँ जाए। वे जब उनकी पत्नी उन्हें उनके महल पर आने से रोक लगा देती है, यानी कि हम देखें कि उनके आने पर पाबंदी कर देती है, तो कालिदास क्या करते हैं, मंदिर में चले जाते हैं। कठोर उपासना से उसे माँ काली का वरदान प्राप्त होता है और उसे काली का दास होने के कारण कालिदास नाम प्राप्त हुआ है। उन्होंने काली माता की उपासना की और उनके फल स्वरूप प्रसन्न होकर काली माता ने उन्हें ज्ञान आशीर्वाद स्वरूप ज्ञान दिया है और तरह तरह के क्षेत्र का उन्हें फिर ज्ञान प्राप्त होता है। शीघ्र यानी तुरंत ही कालिदास सारी विद्याओं को सीखकर प्रवीण हो गए। प्रवीण यानी चतुर और होशियार हो गए। राजनीति, धर्मशास्त्र और साहित्य का अच्छा ज्ञान प्राप्त कर वह फिर से विद्योत्तमा के पास लौटे। द्वार तब भी बंद था, तो कवि ने अपने विद्वान होने के प्रमाण स्वरूप संस्कृत में द्वार खोलने के लिए विद्योत्तमा से प्रार्थना की कि अनावृत कपाट द्वारम देहि, जिनका अर्थ होता है कि बंद द्वार को खोल दो। परंतु अंदर से उनकी पत्नी विद्योत्तमा ने पूछा कि अस्ति कश्चित् वाक् विशेषः, इनका अर्थ होता है वाणी में कुछ विशेष है। जैसे ही ज्ञान प्राप्त कर कालिदास अपनी पत्नी के पास वापस लौटते हैं, परंतु कालिदास की पत्नी ने उनके लिए अभी तक भी द्वार बंद ही किए थे। तो वे क्या कहते हैं, अपनी पत्नी को समझाना चाहते हैं कि वे ज्ञानी हो चुके हैं। तो इनके लिए वे संस्कृत में कहते हैं कि जो भी द्वार बंद है उनको खोल दो। तो उनका यह वाक्य सुनकर विद्योत्तमा को आश्चर्य होता है कि आज इनकी वाणी में कुछ विशेषता क्यों है। तो इस पर महाकवि कालिदास ने क्रमशः कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई। यह उनकी कृतियाँ हैं और हम देखें तो आपको 2 मार्क्स के प्रश्न में भी उनकी कृतियों के नाम पूछे जा सकते हैं। तो विद्योत्तमा को विश्वास हो कि उनका पति सही मायने में ज्ञानी हो चुका है, इसलिए उन्होंने क्या किया, कुमार संभव, मेघदूत और रघुवंश की रचना विद्योत्तमा को सुनाई, ताकि उनकी पत्नी को विश्वास बैठ जाए कि नहीं, उनका पति वास्तव में सही मायने में उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ है। विद्योत्तमा को जब उनके पंडित होने का विश्वास हो गया, पंडित यानी ज्ञानी होने का विश्वास हो गया, तो उसने द्वार खोलकर महाकवि का स्वागत भी किया। तो इस प्रकार हम देखें कि मूर्ख माने जाने वाले कालिदास मूर्ख व्यक्ति में से किस प्रकार महाकवि के रूप में वे प्रसिद्ध होते हैं। महाकवि वे किस तरह बनते हैं। तो महाकाली का हम देखें कि काली माता की उपासना करने पर उन्हें माँ काली का आशीर्वाद प्राप्त होता है और तरह तरह के क्षेत्र का उन्हें ज्ञान भी प्राप्त होता है। वे प्रत्येक क्षेत्र में वे ज्ञानी हो जाते हैं और फिर अंत में उनकी पत्नी उनका स्वागत भी करती है। तो यहाँ हमने देखा कि मूर्ख माने जाने वाले कालिदास किस प्रकार महाकवि का रूप धारण करते हैं, या तो वे महाकवि का पद किस प्रकार उन्हें प्राप्त हुआ है। आगे हम देखें तो कालिदास को हर क्षेत्र का गहरा अनुभव था। काली माता का आशीर्वाद प्राप्त होने पर उन्हें हर क्षेत्र में गहरा ज्ञान प्राप्त हुआ। प्रकृति का जैसा वर्णन उनके साहित्य में मिलता है वैसा तो कहीं भी नहीं मिलता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपनी कृतियों में प्रकृति का खूबहू वर्णन किया है। उन्हें प्रकृति के बिना मनुष्य जीवन अधूरा दिखाई पड़ता था। कालिदास की उपमाएं विश्व विख्यात है। कहा जाता है कि कालिदास ने जो भी उपमाएं दी है, जो भी कृतियाँ लिखी है, वह पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। उनकी कोई तुलना नहीं है, यानी उनके जैसा उन्होंने जो प्रकृति का वर्णन अपनी कृति में किया है, ऐसा अन्य कोई कवि या तो किसी भी कृति में दिखाई नहीं देता है। उनका कोई जोड़ नहीं है, यानी उनके समान और कोई नहीं हुआ है। चरित्र चित्रण करना यानी व्यक्ति का
संपूर्ण चित्रण करना। तो चरित्र चित्रण में भी महाकवि कालिदास की तुलना नहीं की जा सकती है, उनकी कोई बराबरी भी नहीं कर सकता था। उसके पात्रों का व्यक्तित्व अपनापन लिए रहता है। कहा जाता है कि उन्होंने अपने कृतियों में जिन पात्रों का उल्लेख किया है उनको पढ़ते ही हमें ऐसा लगता है कि वे सभी पात्र हमारे कुछ जाने माने ही हो या तो हमारे परिचित ही हो। हर बात बड़ी ही स्वाभाविकता से उन्होंने की है। कालिदास अपने काव्य तथा नाटक के द्वारा बार बार यही बताना चाहते हैं कि राजा जो होते हैं वे प्रजा के शासक नहीं, उनके रक्षक और उनके पिता भी कहे जाते हैं। वे हमेशा अपनी कृतियों के माध्यम से यही बात समझाना चाहते हैं कि एक राजा कभी भी अपनी प्रजा का शासक या तो उनका शोषण करने वाला नहीं, लेकिन अपनी प्रजा का रक्षक और उनका पिता कहा जाता है। तो उन दिनों समाज में नारी का क्या स्थान था, इस बात का पता भी हमें कवि कालिदास की रचनाओं में मिलता है। हम देखें तो स्त्री का स्थान कहाँ होना चाहिए, या तो उन्हें विभिन्न कलाओं को सीखने का अवसर देना चाहिए। इस बात भी हम देखें तो कालिदास की कृतियों से हमें समझ प्राप्त होती है। समाज में नारी को सम्मान और श्रद्धा की दृष्टि से देखा जाता था और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। कालिदास जिस समय के थे उस समय हम देखें तो उन्होंने अपना अनुभव उनकी कृतियों में लिखा है, और उनकी कृतियों में हम देखें तो नारी को एक अलग ही स्थान दिया गया है। सम्मान की दृष्टि से उन्हें देखा गया है, श्रद्धा की दृष्टि से देखा गया है, और उसे नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि की शिक्षा दी जाती थी। और यहाँ हम देखें तो उनकी कृतियों के द्वारा हमें एक बात और भी सीखने को मिलती है कि नारी को हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखना चाहिए। उन्हें भी नृत्य, संगीत, चित्रकला आदि विभिन्न कलाओं को सीखने का मौका देना चाहिए, क्योंकि स्त्री भी उन्हें अवसर मिले तो वे अपने में छिपी हुई कला को बाहर प्राप्त कर सकती है या तो कला को प्रकट कर सकती है। तो इस प्रकार नारी का स्थान क्या है उनके बारे में भी हमें उनकी कृतियों से समझ प्राप्त होती है। तो महाकवि कालिदास के प्रमुख 7 ग्रंथ हैं। वे 7 ग्रंथ कौन से हैं और जिनके द्वारा वे काफ़ी प्रसिद्ध हुए हैं उनके बारे में परिचय देखें तो उनमें से पहला ग्रंथ है ऋतुसंहार। यह एक उनका पहला ग्रंथ माना जाता है। यदि आपको एक वाक्य में पूछा जाए कि उनका पहला ग्रंथ कौन सा था तो ऋतुसंहार। ऋतु यानी यहाँ पर हम देखें तो ऋतुसंहार कृति में उन्होंने विभिन्न ऋतुओं का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से किया है। यह एक उत्तम काव्य माना जाता है और इसमें कालिदास ने अपनी सूक्ष्म दृष्टि का परिचय भी दिया है। ऋतुओं का तथा प्रकृति का जितना सुंदर चित्रण काव्य में है उतना कालिदास के अन्य ग्रंथों में भी नहीं मिलता है। तो कहा जाता है कि इस ऋतुसंहार ग्रंथ में कवि ने विभिन्न ऋतुओं का वर्णन बहुत ही सुंदर रूप से किया है। तो दूसरा हम देखें कि उनका दूसरा ग्रंथ कौन सा है तो मालविकाग्निमित्रम। यह भी कालिदास का दूसरा ग्रंथ है और पहला नाटक माना जाता है। यदि एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि कालिदास का पहला नाटक कौन सा था तो वह था मालविकाग्निमित्रम और वह दूसरा ग्रंथ है। उसमें क्या है तो उसमें 5 अंक और विदिशा के राजा अग्निमित्र तथा विदर्भ की राजकुमारी मालविका की प्रेम कथा है। तीसरा ग्रंथ उनका विक्रमोर्वशीयम माना जाता है जिसमें कालिदास का वह दूसरा नाटक भी है। इसमें 5 अंक है तथा महाराजा पुरूरवा और उर्वशी की प्रणय कथा का चित्रण उसमें आलेखन किया गया है या तो अंकित किया गया है। कुमार संभव का काव्य है और इसमें शिव पार्वती के विवाह से लेकर कुमार कार्तिकेय के जन्म और उसके द्वारा तारकासुर के वध तक की कथा को वर्णित किया गया है। तो मेघदूत कालिदास का 5वां ग्रंथ माना जाता है और यह भी एक खंड काव्य है और इसके शुरू में कालिदास ने बादल को दूत बनाकर यानी संदेश ले जाने वाला और संदेश को वापस लाने वाला दूत बनाकर कुबेर की नगरी अलकापुरी तक का मार्ग का वर्णन किया है। इसके उत्तरार्ध में यक्ष ने अपनी विरहिणी प्रिया को यानी उनसे विखुटी हुई पत्नी को पहचानने के उपाय मेघ यानी बादल को बताए हैं और अपना संदेश दिया है। इस काव्य में वर्षा काल और विरह का वर्णन खूबहू निखरा है। इसमें भारत के भूगोल की भी अच्छी तरह से जानकारी दी गई है। मेघदूत में नायक नायिका विखुटे यानी कि अब अलग अलग हो चुके हैं। तो नायक यक्ष क्या करता है अपनी प्रियतमा को बादल के द्वारा संदेशा भिजवाता है। यहाँ हम देखें तो वर्षा काल का यानी कि वर्षा के समय का और विरह व्यथा है उनका वर्णन बहुत ही अच्छी तरह से किया गया है। और हम देखें तो इस मेघदूत उनकी कृति से भारत के भूगोल की भी अच्छी तरह से जानकारी प्राप्त होती है।
तो रघुवंश एक महाकाव्य है और कवि कालिदास ने रघुवंश की कथा कहने से पहले ही कह दिया है कि कहाँ तो सूर्य से उत्पन्न हुआ यह वंश, कहाँ मोटी बुद्धि वाला यानी मूर्ख मैं तिनकों से बनी छोटी सी नाव लेकर अपार समुद्री को पार करने की सोच रहा हूँ। सूर्यवंश के दिलीप से लेकर कुश और उनके अनेक उत्तराधिकारियों तक की कथा इस रघुवंश में की गई है। तो महाकवि कालिदास का 7वां और सर्वोत्कृष्ट ग्रंथ है अभिज्ञान शाकुंतलम। यह उनका तीसरा नाटक माना जाता है और उसमें 7 अंक है। महाकवि ने इस नाटक में राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा कही है। हमें एक मार्क्स के प्रश्न में पूछा जाए कि अभिज्ञान शाकुंतलम वह उनका 7वां और सर्वश्रेष्ठ ग्रंथ माना गया है और उसमें हम देखें तो राजा दुष्यंत और शकुंतला की कथा को बताया गया है। इस तरह महाकवि कालिदास आज भी हमारे संस्कृत साहित्य में अजर अमर है। वे भले ही अपने पूर्व जन्म में बुद्धू माने जाते थे, परंतु जब वे महाकवि के रूप में प्रसिद्ध हुए तो वे आज भी हमारे संस्कृत साहित्य के रूप में वे काफ़ी प्रसिद्ध है। उनकी रचनाओं में तत्कालीन यानी उन समय की साहित्य, शासन और राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कला, स्थापत्य आदि सभी बातों की झलक हमें मिलती है। यानी कि उस समय का साहित्य, उस समय का शासन, राजनीति, समाज और जन विश्वास, भूगोल, ललित कलाएं, स्थापत्य आदि सभी बातों की जानकारी हमें आज भी हमें मिलती है। तो यहाँ हमने देखा कि उनके 7 ग्रंथ कौन कौन से हैं जो वे प्रसिद्ध हैं। हमें 2 मार्क्स के प्रश्न में भी उनके नाम पूछे जा सकते हैं, तो आप उनका लिख सकते हैं, उनकी कृतियों के नाम लिख सकते हैं, वे कौन कौन सी उनकी कृतियाँ हैं। तो हम देखें कि ऋतुसंहार, मालविकाग्निमित्रम, विक्रमोर्वशीयम, कुमार संभव, मेघदूत, रघुवंश और अभिज्ञान शाकुंतलम वे उनके 7 कृतियाँ हैं जिनके नाम यहाँ दिए गए हैं और संक्षिप्त में उनका परिचय दिया गया है। उनके बारे में यदि आप अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं तो इंटरनेट के माध्यम से भी समझ सकते हैं। तो विद्यार्थी मित्रों, यहाँ पर हमने पूरा पाठ देखा है। स्वाध्याय में उनके प्रश्न दिए गए हैं जो हम हमारी नोटबुक में लिखेंगे और आप चाहे तो पूरा पाठ एक बार पढ़कर भी इनका अभ्यास कर सकते हैं। तो यहाँ पूरे पाठ के आधारित हमने कालिदास के जीवन और परिचय के बारे में समझूती प्राप्त की है। नमस्ते विद्यार्थी मित्रों।